बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। प्रोग्राम का आज आगाज़ करेंगे तो आपको चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बताएंगे, जिसकी टिकट्स को लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। हम आपको बताते भी रहते हैं कि हमारे पास टिकट्स नहीं है। इस बार ये आईसीसी का इवेंट है तो आपने सही प्लेटफॉर्म्स पर जाकर टिकट खरीदने हैं। और जो ऑनलाइन मरला था वो तो बिल्कुल ही सोल्ड आउट हो गया, लेकिन अब फिजिकल तौर पर टिकट्स की जो खरीदो फरोख्त है वो जारी है। और आप TCS सेलेक्ट सेंटर्स, जो लिस्ट आपको अपनी स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है, उसको मुलाहिजा आप फरमा कर तो पिक कर सकते हैं कि आपके सबसे नज़दीक कौन सा सेंटर है जहां से आप मैच के टिकट्स जो हैं वो परचेज़ कर सकते हैं। तो रावलपिंडी हो, लाहौर हो या कराची हो, तमाम तर एक्शन जो है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का, उसको अगर आपने देखना है तो आपने टिकट ख़रीदनी है और अपने साथ जो दोस्त हैं उनको भी ख़रीद कर दीजिए और भरपूर तरीके से इंजॉय कीजिए। और अगर अवैस की ज़ुबानी आप सुनते तो वो कहते कि हमें भी ख़रीद के दीजिए, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि टिकट्स आर ऑन सेल नाउ एंड यू कैन वॉच द ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 लाइव इन पाकिस्तान इन दीज 3 सिटीज़। उसके बाद आपसे बात करनी है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की, जिसको एक रिकॉर्ड टाइम में मुकम्मल किया गया है। 7 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ इसका एक इफ्तिताह करेंगे और उसके बाद हम बाकायदा तौर पर यहाँ पर मैचेस देख पाएंगे। पहले ट्राई सीरीज़ है, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के बहुत से अहम जो मुकाबले हैं वो स्टेडियम में होने हैं। और क्या खूबसूरत लुक आई है स्टेडियम की। अब तक जितनी हमने तस्वीर देखी, जितनी वीडियोज़ देखी, सोशल मीडिया के ऊपर जितनी बात चलती रही, इवन के जो कुछ प्लेयर्स ने भी इसको विज़िट किया, साथ ही साथ जो मैनेजमेंट थी उन्होंने भी जब इसको देखा तो बहुत ही शानदार लुक आई है कज़ाफ़ी स्टेडियम की। और वो जो एक मॉडर्न लुक की आप बात करते हैं तो पहली बार जो है वो अब पाकिस्तान में ऐसे स्टेडियम्स देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी आपको बताना है कि इस्लामाबाद के स्टेडियम के बारे में भी अब बातें चल चुकी हैं कि 6 से 8 महीने में ये बात की जा रही है कि अब इस्लामाबाद में भी एक इंटरनेशनल तर्ज का स्टेडियम बनाया जा रहा है। तो ये भी मेरे ख्याल से बहुत एक खुशाइन खबर है। चैंपियंस ट्रॉफी के फ़ौरन बाद उसकी तरफ काम करना शुरू कर दिया जाएगा। तो वो जो वेन्यूज़ की बात हम बार बार करते हैं, लेकिन फिर मैं चाहूँगा इस मौके पर हम बहुत सारा क्रेडिट देना चाहिए, खराज तहसीन पेश करना चाहिए PCB मैनेजमेंट को। उसके बाद जितने भी लोग इस पूरे मरहले में अपने जो उनके फ़राइज़ हैं सर अंजाम दे रहे थे, ख़ास तौर पर जो लेबर फोर्स है जिसने इस काम को सर अंजाम दिया है, दिन रात मेहनत होती रही, उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है और मैं बार बार यही कहता आ रहा हूँ कि आप सिर्फ ये ना सोचें कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी होने जा रही है। ये इस स्केल का वर्क था कि इस स्केल का काम आपको पाकिस्तान में इससे पहले नहीं मिला और आपने देखा भी नहीं कि इस तरीके से दिन रात और जो इसकी मॉनिटरिंग चल रही थी, जिस तरह हमें बताया गया कि वीकली प्रोजेक्ट्स डिफ़ाइन किए गए हैं, वीकली डेडलाइंस रखी हैं। मेरा खुद एक बार इत्तेफाक हुआ जाने का और मैंने अपनी आंखों से काम देखा। बहुत ही शानदार काम किया गया है, तो इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे ICC अंडर-19 वुमेंस वर्ल्ड कप के बारे में, जहाँ पर भारत जो है वो चैम्पियन बन गई है। बहुत ही ज़बरदस्त उनकी कारकर्दगी रही और इस बारे में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। और जो हम सोच रहे थे कि साउथ अफ्रीका मेंस टीम जो नहीं कर पाई, शायद वुमेंस टीम कर ले, वो भी अंडर-19 टीम लेवल पर, वो भी मुमकिन नहीं हो सका। लेकिन भारत को बहुत मुबारकबाद। लीडिंग विकेट टेकर्स की बात हो, लीडिंग रन स्कोरर्स की बात हो, तो वो पूरे तरीके से उन्होंने इस टूर्नामेंट को डोमिनेट किया। और बार बार हमारे प्रोग्राम के एक तवस्सुल से भी आपको पता चलता रहा कि कितनी शानदार उनकी कारकर्दगी है और क्यों है। तो ये जो क्यों का सवाल है ये बड़ा ज़रूरी है कि क्या ऐसा एक सक्सेस मॉडल था जो उन्होंने अपनाया और वो कितने अरसे से इन्वेस्ट करते आ रहे थे। तो मेरे ख्याल से इससे वाज़े फ़र्क नज़र आया। और उसके बाद आपको ये भी बताना है कि भारत और इंग्लैंड की जो T20 सीरीज़ थी, वहाँ पर इंग्लैंड को 4-1 से शिकस्त हुई है। और आई थिंक एंड चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले कुछ कॉम्बिनेशंस, ऑल दो ये T20 क्रिकेट थी, वहाँ पर थोड़ा सा वो एक्लामेटाइज होने की भी कोशिश ज़रूर कर रहे थे, लेकिन भारत ने पूरे तरीके से डोमिनेट किया। जिस नए टैलेंट को मौका दिया गया उसने बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाई। और मेरे ख्याल से जो हम बार बार बात करते हैं कि जब उनके स्टॉलवर्ड्स जो हैं वो क्रिकेट छोड़कर जाएंगे, खासतौर पर बैटिंग और बॉलिंग में, लेकिन T20 क्रिकेट में खास तौर पर, हम वनडे और टेस्ट में तो नहीं आते, लेकिन T20 में अभी भी उनके पास इतना टैलेंट है जो मेरे ख्याल से किसी भी ऑपोजिशन को एक टफ टाइम दे सकता है। तो इस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मेहमानों का तारुफ आपसे सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक बहुत ठाक। शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट जनाब सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। बड़ा टैलेंट स्काउट कर रहे हैं आजकल, तो उम्मीद है कि अच्छा टैलेंट देखने को मिला। अल्लाह करे परफॉर्मेंस अच्छी हो। हमेशा पेनल्टी पे ही हारे हैं, अल्लाह करे इस दफ़ा कुछ चेंज आपको ले नजर आए यहाँ पर। और पेनल्टीज जो है ना थोड़ा ड्रेडफुल होता जा रहा है। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अहमद हसीब। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम कैसे हैं सर आप? मैं ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी पर ज़रूर बात करनी है। मुझे पता है कि आप सब बेताब हैं, पाकिस्तान के स्क्वाड के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे अंडर-19 वर्ल्ड कप पर लाजमी बात करनी है। और मेरे ख्याल से एज प्रिडिक्टेड और जिस तरीके से
टीम उनकी खेलती आ रही थी, भारत चैंपियन बन गई है और आपने हमें पूरा एक फॉर्मूला बताया जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल रहे इस टूर्नामेंट में। एक अच्छी बात बड़ी है, लेडीज फर्स्ट आपने कर दिया है। आप 360 का ये 2025 की न्यू ईयर रेजोल्यूशन है इस बार। लड़कियों की स्पोर्ट्स से हो रहा है। आई थिंक बड़ी अच्छी बात है। पहले तो आपको भी मुबारकबाद, बिकॉज ये ज़रूरी है कि हम इंक्लूड करें और ताकि अवेयरनेस पैदा हो कि बाकी ममालिक ग्रास रूट लेवल से कितना ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं। ऐसे ही रिजल्ट्स नहीं आ जाते। 2 साल पिछले दोनों वर्ल्ड कप्स में अंडर 19 में इंडिया चैम्पियन बना है और वो ऐसे फ्लूक में नहीं बने, प्रॉपर उसके पीछे प्लानिंग रही है। उनकी जो लीग है, डोमेस्टिक लीग है, उसमें इनमें से बहुत से प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया है। पिछले 2 साल से इन प्लेयर्स के ऊपर काम हो रहा है। शिफाली वर्मा पिछले दफ़ा कप्तान थी, वो इंडिया के लिए खेल चुकी थी। इसमें से मेरा ख्याल है सिवाय एक फास्ट बॉलर के बाकी लोग इंडिया के लिए 1 या 2 प्लेयर्स के अलावा नहीं खेले। उसके बावजूद बिल्कुल डोमिनेट करके अनबीटन इन्होंने अपने एज ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, हर एक को हराया। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से जा रहा है। एज ग्रुप क्रिकेट में बैक टू बैक टाइटल्स जीतना इतनी आसान बात नहीं होती, क्योंकि जनरली आप एज ग्रुप क्रिकेट में जब प्लेयर्स का एक लॉट तैयार करते हैं तो अगले वर्ल्ड कप तक हो सकता है कि उसमें से कुछ निकल जाएं और कुछ आ जाएं, बट इसमें क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। मैं सपोर्ट स्टाफ की भी बात आपको बताई थी कि उनको कंसिस्टेंट रखा गया। नौशीन अल कदीर उनकी हेड कोच रही हैं 2 साल से, उनको फुल अथॉरिटी दी गई है। वो खुद अपनी टीम को चूज़ करती हैं, चाहे वो सपोर्ट स्टाफ हों, प्लेयर्स हों, और उनको पूरा साल रखा जाता है कैंप्स के अंदर, डिफरेंट टूर्नामेंट्स खिलाए जाते हैं। तो इसलिए ये आपको रिजल्ट सामने आ रहा है। और मैं आपसे जैसे बात कर भी रही थी, ट्रिशा जो है वो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी बनी, प्लेयर ऑफ द फाइनल भी बनी। जी ट्रिशा जो उनकी ओपनर है, और मैंने आप लास्ट टाइम जब एशिया कप से होके आई थी तो मैंने जिक्र किया था कि वो इतनी अच्छी प्लेयर है कि वो सीनियर टीम्स के लिए खेल सकती हैं, दुनिया में बहुत सी टीमों के लिए। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है इंडिया की तरफ से। इम्प्रेसिव मुझे ये लगता है कि जो आपका एज ग्रुप क्रिकेट होता है अंडर 19 में बैक टू बैक टाइटल्स किसी दुनिया के मुल्क के लिए आसान नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। अच्छा, ट्रिशा भी और वैष्णवी भी जो उनकी स्पिनर है, जिन्होंने हैट्रिक भी की, बहुत बिल्कुल वैष्णवी हैं। फिर उसके बाद उनकी जो फास्ट बॉलर शबनम है, वो खेल भी चुकी हैं, और फिर वो उनकी डोमेस्टिक लीग्स भी खेल रही हैं। जोशीता बहुत अच्छी बॉलर है, फिर कामलिनी बड़ी ज़बरदस्त बैटर है। तो एक परफॉर्मेंस है। साउथ अफ्रीका भी बहुत इंप्रेसिव नज़र आया। अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया को जितना एक्सपोजर है बिग बैश की वजह से उन लड़कियों को, उनमें 15 में से 14 बिग बैश खेल चुकी थी। वहाँ से साउथ अफ्रीका ने सीनियर वर्ल्ड कप में भी और अंडर 19 में भी ऑस्ट्रेलिया को ही सेमीफाइनल में हराया। तो ये एक बहुत बड़ी साउथ अफ्रीका की तरफ से भी स्टेटमेंट है कि वो लोग अब बार बार फाइनल्स खेल रहे हैं। ठीक है, जीत नहीं पा रहे, बट फाइनल में बार बार जाना, आई थिंक ये भी बहुत एक अच्छी चीज़ है ओवरऑल दुनिया क्रिकेट के लिए। आपका वो जो एक नैरेटिव होता है साउथ अफ्रीका को लेके, हाँ, वो जूनियर लेवल तक शायद आपने नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि जो मेंस टीम नहीं कर पाई शायद यहाँ पर अचीव हो जाएगा, लेकिन यू नो इट वाज जस्ट अनदर हार्ट ब्रेक फॉर साउथ अफ्रीका। यार, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सेमीफाइनल्स खेले थे, क्योंकि जैसे कप्तान भी कहती हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो बहुत सी लड़कियां उनका इसलिए एक्सपीरियंस कैरी करती हैं क्योंकि वहाँ पर वुमेंस क्रिकेट एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है। चाहे अंडर 19 लेवल की बात करें, फिर उसके अंदर जो लड़कियां हैं वो ज़्यादातर बिग बैश खेल रही हैं, तो वो एक्सपोजर बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करूँ या चाहे इस पूरे क्रिकेट की बात करूँ। बेशक इंडिया की बात करूँ, उनके पास एक्सपोजर ज़्यादा बड़ा था, लेकिन अनफॉर्चुनेट था साउथ अफ्रीका ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बड़ा ज़बरदस्त मैच जीता था, फिर उसको कैरी ऑन करना इंडिया के खिलाफ अनफॉर्चुनेटली बड़ा जल्दी वो आउट होगी। लेकिन मैंने कहा ना, सदके के बकरे कहीं ना कहीं शायद काम नहीं है। और जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने हालिया अगर परफॉर्मेंसेस बात करें, चाहे उनकी मेंस की बात करूँ, चाहे वुमेन सीनियर की बात करें, अंडर 19 की बात करें, स्टेज आपको नजर आ रही है कि एक सेट होता जा रहा है। लेकिन मुझे चोकस का टैग लगा हुआ है, टैग लाइन निकालना है अहमद भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस टीम के साथ मैं होता हूँ उसके ऊपर भी एक टैग लगा हुआ है और उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान स्ट्रीट शैल टीम की बात करूँ, जब आप बात करते हैं पेनल्टी का, वो साइकोलॉजिकल इतना प्रेशर हो चुका है कि उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको उससे निकल के बाहर आना बड़ा आपको बड़ा, मैं कहता हूँ, दमखम चाहिए होता है इस चीज़ में। लेकिन इंडिया का सेटअप बोलता है भाई, देखें सेकंड कंसेक्यूटिव विन है उनकी अंडर 19 वर्ल्ड कप जब वो जीते हैं, जिस तरीके से उनका सेटअप साल से वही चल रहा है। फिर उसके बात करें जो एक्सपोजर की बात करूं, फाइनेंसेस की बात करूं, बहुत फ़र्क है। देखें आप, हमारी लड़कियां अगर आप उसको जाके ब्लेम करें तो मैं सेकंड करूंगा कप्तान की बात को, ब्लेम नहीं कर सकते। 20-25 दिन का कैंप है, वो बेचारियों का कॉम्बिनेशन नहीं बना, एक माइंडसेट नहीं बढ़ता बड़े टूर्नामेंट के अंदर जाने के लिए, फिर आपके कोचेस का भी नहीं बनता, क्योंकि 20-25 दिन का तो कैंप है खाली लगा हुआ। कैंप ऐसे लगते हैं, माइंडसेट ऐसे बनता है, साल सवा साल का जो मेहनत होती है, जैसे इंडियन टीम ने भी जीता है, अंडर 19 कंसेक्यूटिवली जीता है। फिर उसके बाद आप इन लड़कियों की बात करें,
इतना तो उनके अंदर परफॉर्मेंस है, जिसने 100+ स्ट्राइक रेट से खेलती रही है, जो मिडिल ऑर्डर के अंदर उनकी खेलती है, वो अभी भी इंडियन नेशनल टीम को ज्वाइन कर सकती है। बिल्कुल, ये आई थिंक अगर आप उनका वो ट्रांसफॉर्मेशन देखें तो वो इतना ज़बरदस्त है कि वो आई थिंक इस लॉट में से आप किसी को भी पिक कर लें तो वो सीनियर टीम के लिए आई थिंक बिल्कुल फिट हो जाएगी। लेकिन अहमद, साल 2025 है और हमारे यहाँ अभी भी ये सेकेंडरी या बल्कि थर्ड सब्जेक्ट ही है, और अगर हम टीम्स को देखें वो उनके डेवलपमेंट मॉडल्स कहाँ पर जा रहे हैं तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा वुमेन्स क्रिकेट को मैच करना। देखिए, अगर क्रिकेट की बात करें ना, तो जैसे मेरे दोनों पैनलिस्ट ने कहा कि एक प्रोसेस की बात होती है, एक सेटअप की बात होती है। भारत का अगर आप सेटअप देखें तो वो स्कूल की क्रिकेट हो चाहे कॉलेज की क्रिकेट हो, और फिर जब वुमेन्स IPL की बात आती है तो वहाँ से टैलेंट उभर आता है। देखिए, अगर टैलेंट को पॉलिश करना है ना, तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। 14-15 दिन का कैंप लगाकर हम एक इवेंट खेलने चले जाते हैं। इवन मेंस क्रिकेट का भी देख लें, NCA में के जो 35-40 खिलाड़ी हैं उनको अगर साइड पे कर दिया जाए तो उसके अलावा जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको इतना मौका नहीं मिलता। अंडर 19 वर्ल्ड कप में कंप्लीट डोमिनेंसी नजर आई। पिछले 2016 से अगर मैं देखूँ ना, तो इंडिया की जो क्रिकेट है, कोई भी वर्ल्ड कप ऐसा नहीं है, मासवाई उस 2021 के वर्ल्ड कप में जब वो पाकिस्तान से हारकर पहले राउंड में बाहर हो गया, उसके अलावा वो हर इवेंट में कम से कम सेमीफाइनल खेले हैं। तो ये दिखाता है कि उनमें काबिलियत कितनी है, और उस काबिलियत को पॉलिश करके दुनिया के सामने जो प्रूव करना ना खुद को, वो मेन चीज़ होती है। तो वो उसमें जो सबसे बड़ा थम्स अप जाता है वो उनकी जो उनका कोर है या जो BCCI की जो एक कमेटी है, जो उनका सेटअप है, उसको जाता है। अब अंडर 19 वर्ल्ड कप पे वापस आते हैं। सानिका, दोनों पैनलिस्ट ने नाम नहीं लिया क्योंकि बाकी प्लेयर्स का नाम ले लिया गया। सानिका में जो काबिलियत मैंने देखी है ना, देखिए कहते हैं ऊंट के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं, तो वो दिखे इस वर्ल्ड कप में। अंडर 19 की लड़कियां इस डोमिनेंसी के साथ, इस करैक्टर के साथ अगर खेलती हैं, और खासतौर पर जब आप खेल रहे होते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क के सामने, जो मतलब थोड़ी कम आबादी वाला मुल्क है, वहाँ से शायद सेटअप में आना उतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी उस सेटअप से जब आप एक सेट लेकर सामने आते हैं ना, मतलब बिग बैश लीग से वो खेले या फिर शेफील्ड से खेलकर लड़कियां आगे आती हैं अपने डोमेस्टिक क्रिकेट से, तो फिर जब भारत की टीम उनके सामने आई तो भारतीय टीम ने वहां पर दिखाया कि इस टीम में कितना दम है। वो कहते हैं कि किसके तिलों में कितना तेल है, तो वो अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की यंग जो टीम थी उसने दिखाया। और BCCI की या भारतीय क्रिकेट की अगर बात करें तो पिछले 5 साल में इनके आसपास कोई नहीं है। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दूंगा, मेंस क्रिकेट की तरफ आता हूँ। BGT 2021-22 चल रही थी, जसप्रीत बुमराह बीच में इंजर्ड हो जाते हैं। ऐसा लगा कि शायद जस्सी के जाने से भारतीय टीम में एक खला आएगा, लेकिन वहां पर मोहम्मद सिराज आते हैं टेस्ट क्रिकेट में आउट ऑफ नोवेयर, वहां पर आकर परफॉर्म करते हैं, 11 से 12 विकेट सीरीज में लेकर जाते हैं। तो उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि क्योंकि सिराज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 70+ फर्स्ट क्लास मैचेस खेले थे। अब फर्स्ट क्लास खेला हुआ लड़का जब किसी को रिप्लेस करेगा टीम में, तो ऑब्वियसली वो जो फर्स्ट क्लास की भट्टी में पका हुआ खिलाड़ी होता है ना, उसका टेस्ट डिफरेंट होता है, उसके परफॉर्म करने का जो अंदाज होता है वो डिफरेंट होता है। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली उस्मान खान, अभी दूसरी तरफ बात चली जाएगी, फर्स्ट क्लास मैच 3 खेले और चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में आते हैं। आई होप कि आप इसी टॉपिक पे आ रहे होंगे। तो इस टॉपिक पे बिल्कुल, ये मेरा अगला सवाल आपसे यही था, और आपने वैस के फेवरेट प्लेयर का भी नाम ले लिया, तो ये खाली उस्मान खान नहीं यार थोड़ा, मैं कसम खुदा की माफी मांगता हूँ। मैं था जो कहता था कि उसको खेलना चाहिए, लेकिन माफी मांगता हूँ, नहीं खेलना चाहिए भाई। नहीं, आप मेरे ख्याल से UAE की सपोर्ट में शायद कह गए, मुझे लगता है, क्योंकि थोड़े से रूट्स होते हैं ना, ग्रास रूट्स पर। मुझे कसम से जितना दुख है ना स्क्वाड के ऊपर, मैं खुली बात कर रहा हूँ, मुझे जितना दुख है मैं बयान नहीं कर सकता अपने। नहीं, आपकी दिलआज़ारी जो है ना वो अभी देखते हैं हम, लेकिन आपका क्या ख्याल है? क्योंकि मुझे पता है मैं कोई भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे चला जाऊँ, तो मैंने अभी सना से एक और सवाल तो ज़रूर वुमेन्स क्रिकेट का करना, लेकिन आपसे पहले मैं पूछ लेता हूँ कि मैं कोई भी टॉपिक डिस्कस कर लूँ, मुझे पता है कि इस वक्त आवाम का स्क्वाड का ही सवाल है, तो आप क्या देख रहे हैं स्क्वाड को? क्या राय है आपकी? लोगों से भी बात हुई होगी, आम जो हमारी पब्लिक है उनके साथ भी उठना बैठना होता है, क्या चल रहा है स्क्वाड को लेकर? देखिए, एट दिस स्टेज मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इस तरह के बड़े इवेंट में जाते हैं तो आपको चीज़ों को तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से अगर आप एक टीम के साथ चल रहे हैं और ऑल ऑफ सडन उस टीम को चेंज करके कुछ ऐसे खिलाड़ियों को ले आते हैं जो कहीं सर्किट में नहीं थे। फ़हीम अशरफ की तरफ आऊँगा, सबसे पहले उन्हीं पर बात हो रही है। नथिंग अगेंस्ट फ़हीम, ऐसा नहीं है कि वो परफॉर्म नहीं कर सकते। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी पिछले 1-2 साल में उतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है जितना लोगों का गम व गुस्सा, लेकिन क्योंकि वो टीम के आसपास नहीं थे और टीम में ऑलरेडी आमिर जमाल ऑन एंड ऑफ टीम के साथ होते थे, और मुझे तो ऐसा लगता है वसीम अकरम ने जैसे कल कहा कि एशिया में बाकी टीमें 3-3, 4-4 स्पिनर्स लेके आ रही हैं और हम सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जा रहे हैं। तो मैं भी कहीं ना कहीं आप सोच सकते थे सुफियान को अगर नहीं खिलाना था तो मैं भी आप सोचते शादाब का दोबारा, क्योंकि आपको स्पिनर यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा। इब्रार अहमद, मैं उनके बारे में ये कहूँगा कि इब्रार की जिस तरह की काबिलियत है वो मिस्ट्री हैं, लेकिन ऑन हिज डे ही कैन परफॉर्म, लेकिन अगर एक दिन उनका ऊपर नीचे जाता है तो फिर आपके पास स्पिन का दूसरा ऑप्शन बचता नहीं है। सलमान अली आगा डोमेस्टिक में प्रॉपर स्पिनर के तौर पर भी खेल चुके हैं, एज अ बैटिंग ऑलराउंडर ही खेलते थे, लेकिन 7 से 8 ओवर हर मैच में करते थे और फर्स्ट क्लास में तो 10-12 ओवर के कोटे भी कर चुके हैं। तो फिर सलमान अली आगा पाकिस्तान टीम में उसको प्रॉपर जो है ना हमने बैट्समैन बना दिया, तो ये कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं, लेकिन एट दिस स्टेज मुझे ऐसा लगता है कि अगर टीम सेलेक्ट हो गई है तो वी शुड बैक देम। मसला पाकिस्तान का जो टीम में होगा वो होगा ओपनिंग का,
क्योंकि पिछली 2 सीरीज आप हिस्टोरिकल सीरीज जीते, आपने ऑस्ट्रेलिया अच्छा, सोशल मीडिया तो बहुत बज है, वो तो यही बार बार एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि बाबर को कन्विंस कर लिया गया कि वो ओपन कर लें, जिसकी मुझे अभी तक समझ नहीं आई। देखिए बात हुई है, मेरे खबरी के मुताबिक भी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि बाबर आजम को खुद कहा कप्तान और आपके हेड कोच ने कि आप ओपनिंग कर लें, लेकिन अभी जो इशू चल रहा है वो ये चल रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो ट्राई सीरीज़ है उसमें एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, उसमें मैं भी आप कहीं ना कहीं एक मुकाबले में सऊद शकील को भी ओपनिंग करता हुआ देखें फ़खर जमान के साथ, क्योंकि कप्तान खुद नहीं चाहता, आपका जो कप्तान है ना वो खुद नहीं चाहता कि ओपनिंग करे, कप्तान चाहता मिडिल ऑर्डर में खेलूं। अच्छा, हालांकि कप्तान सबसे बेस्ट सूटेड है, सूटेबल बेस्ट वो कर सकते हैं, लेकिन कप्तान खुद चाहता है कि मिडिल ऑर्डर में अच्छा, बल्लेबाज। कहीं ना कहीं ये बात भी चलती रही कि शायद उस्मान खान ना ओपन कर लें कहीं, तो अब मैं उसी तरफ आ रहा था कि ओवैस भाई का जो फेवरेट खिलाड़ी है, लेकिन उसके लिए आपको या कमरान गलाम को ड्रॉप करना पड़ेगा या तैयब ताहिर को इन दोनों में से तो ऑब्वियसली खेलेगा एक ही। मैं कल प्लेइंग 11 बना रहा था, तो या तो आपकी प्लेइंग 11 में एडजस्ट होता है कमरान गुलाम या फिर तैयब ताहिर, उन दोनों में से एक खेलेगा, और जो खेलेगा अगर आपने उस्मान खान को ओपनिंग करानी है तो उसको ड्रॉप करना पड़ेगा, और मैं भी ऐसा लगता है मुझे कि शायद उस्मान खान को भी कहीं ना कहीं मौका मिल सकता है किसी एक मुकाबले में। वक्फे से जाने से पहले मैं एक सवाल आपसे ज़रूर करना चाहता हूँ, ये यकीन करें सवाल है, शरारत नहीं है। ईडन गार्डन्स कोलकाता एक स्टैंड है, गोस्वामी स्टैंड, ये एक इतनी बड़ी चीज़ सिग्निफाई करता है कि ऑल दो कि आई थिंक उनके शेयर नंबर्स इतने ज़्यादा हैं और जो उनकी सर्विस है इंडियन क्रिकेट के लिए, उसको देखते हुए उन्होंने ये ऑनर किया। पाकिस्तान में भी स्टेडियम्स कम नहीं है, 226 अपीयरेंसेस आपकी भी इंटरनेशनल लेवल पर हैं, लेकिन आई थिंक सारी बात उस परसेप्शन और उस नैरेटिव की है कि हम वुमेंस क्रिकेट को कहाँ पे रखते हैं। बिल्कुल, और वो चीज़ तो एक सिंबॉलिक चीज़ ज़रूर होगी जब भी होगी। बीच में कुछ खबरें आई भी क्वेटा इधर उधर, पर जब तक आपके मेन स्टेडियम्स में इस तरह की सिंबॉलिक चीज़ें नहीं होंगी तो शायद आवाम तक वो मैसेज ना जाए। बट फिर भी अगेन ये फ़ोटो ऑप और सिंबॉलिक चीज़ें ज़्यादा हैं। मेरा पहले ही तो रिक्वेस्ट ये होगी कि उनको ट्रीट करें क्रिकेटर्स की तरह, 6-6 8-8 महीने सैलरीज रोकना, वही वाले पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स दे देना, सीनियर प्लेयर्स को विदाउट एनी फेयरवेल ड्रॉप कर देना। अभी 31 नाम आए हैं कैंप में, उसमें निरा डार नहीं है। वर्ल्ड कप से पहले 15 दिन पहले तक वो आपकी कप्तान थी, तो किसी को भी ले लें, बिस्मा भी चुपके से चली गई, जवेरिया भी चली गई, मेरे साथ भी ऐसे, मतलब किसी को भी आप रिस्पेक्ट नहीं दे पाते, तो स्टैंड पे नाम लिखने से किसी प्लेयर का कोई फ़ायदा नहीं हो जाएगा। ये सिर्फ सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं, होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, पर ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस वक्त प्लेयर खेल रहा होता है, जिस वक्त वो प्लेयर खेलने के करीब आता है और जब वो छोड़ के जा रहा होता है, उस टाइम पर उन प्लेयर्स का ख्याल करें, उनको इज़्ज़त दें, उनको हीरोज़ बनाएं। सर्व हम इधर पाकिस्तान में भी बड़े लोगों ने किया है, इंडिया में भी बड़े लोगों ने किया, हर एक की अपनी अपनी किस्म की सर्विस है, पर अनफॉर्चुनेटली चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उनको पूरी तरह से ऑनर करने में अभी तक नाकाम रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। इस नोट पर एक छोटे से वक्फे की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, डिस्कशन मजीद आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। कारोबार और सरमायाकारी के लिए हुकूमती काविशें और पॉलिसी, क्या सिम दुरुस्त है? पाकिस्तानी मसनूआत की इंटरनेशनल मार्केट में मुनफरिद पहचान क्यों जरूरी है? आलमी मईशत और खित्ते में मौसर शराकत दारी, पाकिस्तान को क्या करना होगा? क्या हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में तवाजुन है? SIFC से खुली गैर मुल्की सरमायाकारी की राहें। इन सवालात पर तबसरे और तज्जियों के साथ हम पहुंचाएंगे स्टॉक मार्केट में कारोबारी उतार चढ़ाव की मालूमात। तनकीद से पहले तहकीक और इल्ज़ाम से पहले सबूत, ये सहाफ़त ही नहीं इंसानियत की भी पहली शर्त है। सोच बदलें, सोचने का अंदाज बदलें। सहाफ़त और सियासत, रियासत के 2 सतून या कारोबारी ज़िंदगी, पॉपुलर बयानिया या तारीख की दुरुस्त सिमत। सीधी बात पीनट सलीम के साथ सिर्फ PTV न्यूज़ पर।
वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। अब गुफ्तगू बिल्कुल करनी है चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड को लेकर और मैंने जैसा कि कहा कि हम कुछ भी डिस्कशन कर लें, आपका सवाल हमेशा स्क्वाड को लेकर होगा और हमने आपके सवाल को पूरी अहमियत देनी है। हमें अब स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट जनाब मलिक खुर्रम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप क्या कहना चाहेंगे स्क्वाड को लेकर, क्योंकि मैंने जिस तरह कहा कि मैं कुछ भी पूछ लूँ अवाम बार बार स्क्वाड का पूछ रही है, ख़ासतौर पर जो 3 नाम जिनकी वापसी हो रही है, ये कहा जा रहा है कि वो टीम के साथ साथ भी नहीं थे तो एकदम से कैसे आगे वापस, आपकी क्या राय है इसमें? नहीं बिल्कुल, देखें सबसे सरप्राइज़ एंट्री जो है फ़हीम अशरफ की है, वो तो जैसे देख रहे हैं आप सोशल मीडिया वगैरह पे फॉर्मर क्रिकेटर्स वगैरह जो जिस तरह से कल वसीम अकरम भी काफ़ी उस पर दिया है वीडियो बयान कि काफ़ी सरप्राइज़ एंट्री। और देखें ये फ़र्स्ट टाइम नहीं हुई, और आप जब भी देख लें जितने भी पाकिस्तान के बड़े इवेंट्स होते हैं तो उनसे पहले आप इस तरह की 1-2 सरप्राइज़ एंट्रियाँ देखते हैं। और जिस तरह की देखें कंडीशंस हैं सब कॉन्टिनेंट्स की, स्पेशली पाकिस्तान की, तो यहाँ स्पिनर्स को 1-2 और होने चाहिए थे। खाली आप रिलाई कर रहे हैं इब्रार पे और उस चीज़ का भी कंफर्म नहीं कि वो सारे मैचेस खेलेंगे भी या नहीं खेलेंगे। फिर इनके साथ जैसे अभी आपने सुफियान की ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, रिसेंट में जिम्बाब्वे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, फिर फ्रेंचाइज क्रिकेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो एक काफ़ी अरसे के बाद एक आपको ऑर्थोडॉक्स मिस्ट्री स्पिनर नज़र आया है और जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो सकता था। और यहाँ देख हुसैन बाजी है कि फ़खर ज़मान की वापसी हुई है, जो सबकी विश थी कि फ़खर ज़मान आए। देखें आते के साथ ही शुरू के ओवर्स के अंदर ही टोटली सिनेरियो चेंज कर सकते हैं। और यहाँ अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि उसके साथ ओपन कौन करेगा। अगर देखा जाए तो फेवरेट चॉइस जो है इस वक्त बाबर आजम है। बिल्कुल, उनके और बारे आपको में बहुत पता है सारी कि- बात जी हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही बाबर और देखें राइट और लेफ्ट का जो कम्बिनेशन होता है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और बाबर आजम आपको पता है रिसेंटली फॉर्म उन्हें दोबारा रीगेन की है और जैसे उनका बैट भी चेंज हुआ है तो काफ़ी अच्छी प्राइम फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन अच्छा, बहुत सारे लोग ये मिस कर जाते हैं कि बाबर ने अपनी यूथ क्रिकेट एज एन ओपनर ही खेली है, तो बिल्कुल ये ऐसे इसमें ही। कोई वो नहीं है कि नया एक्सपेरिमेंट है कोई। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब जाहिर सी बात है उसने फर्स्ट क्लास भी स्टार्ट की थी तो एज ए ओपनर ही था। तो जितनी भी आप इसके शुरू के मैचेस देख लें एज ए फर्स्ट क्लास तो उसने एज ए ओपनर ही स्टार्ट किया था। अच्छा, इसमें बड़ा एक अहम सवाल है और वो मेरे ख्याल से बड़ा पर्टिकुलर हो गया कि ऐसा हो नहीं सकता कि कप्तान को लूप में ना लिया गया उस सिलेक्शन को लेकर। रिजवान आई थिंक प्रॉपरली उनको एंगेज किया गया और उनके साथ ही बैठ के सिलेक्शन की गई है। नहीं देखें कोई भी वो ये कहने वाली बात होती है कि आपने कप्तान से राय नहीं ली होती। ज़्यादा सी बात है फाइनल जब भी आपने सिलेक्शन करनी हो तो कप्तान का ज़रूर इनपुट होता है। और आपको पता है कि ड्रेसिंग रूम, इनसाइड द ड्रेसिंग रूम और टीम के अंदर ग्राउंड के अंदर जाके जो कॉम्बिनेशन आपने बनाना है कप्तान के थ्रू ही बनाना है और कप्तान की एक हारमोनी डेवलप हुई होती है। और रिसेंट आप जिस तरह से परफॉर्मेंस देख लें, जिस तरह बार बार फ़हीम अशरफ के ऊपर आ रहा है, आप लास्ट उनकी 20 इनिंग्स देख लें कि उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है। बिल्कुल देखिए ही इज़ अ गुड ऑलराउंडर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। पर अगर रिसेंट परफॉर्मेंस देखें इंटरनेशनल अरीना में उनकी अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं थी, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। और आपके पास काफ़ी ज़्यादा और भी चॉइसेस थी, एज ए ऑलराउंडर आप ले सकते थे। पर देखिए अब टीम सेलेक्ट हो गई है और जाहिर सी बात है टीम सेलेक्ट हुई है। बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ क्रिकेट लवर जो है पाकिस्तान के साथ नेक ख्वाहिशात हैं कि पाकिस्तान जो है चैंपियन ट्रॉफी और दोनों टीम चीज़ें जो विन करके है। बिल्कुल। और अब एक लिस्ट है जो बार बार हम कह रहे हैं, कोई लिस्ट, एक एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट लेकर जानी है ट्राई सीरीज में और फिर टिक करना है, ये एक्सपेरिमेंट हो गया, ये हो गया। उसमें जो हाईलाइट हैं वो वही जिसका आपने भी जिक्र किया, इसके साथ उस्मान को भी ओपनिंग पे ट्राई करना है कहीं ना कहीं। यार आपके पास चले फ़हीम अशरफ पे सबसे पहले आते हाँ, हैं। आज राना साहब पे भड़ास थोड़ी सी निकाल लो। 20 ODIs, 10 की आपकी एवरेज बैटिंग की है। बॉलिंग की एवरेज की बात करूं तो वो तो बेड़ा गर्क है। मुझे नहीं पता कि अगर आप रिसेंट भी उसकी खैर उठा के बैटिंग तो देखें- आई नहीं ना, कितनी बैटिंग मैं वैसे आपसे कर रहा हूं, ऐसे ऑलराउंडर आपने उसको रखा ना टीम के अंदर। अगर आप उसकी रिसेंट परफॉर्मेंस भी उठा के बीपीएल की देख लो तो बिल्कुल नील है, कोई इतनी आज सच नहीं इंप्रेसिव कि मैं कहूँ कि हाँ यार पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा होते हैं। मैं उसकी साइड नहीं लूंगा, इधर ही बैठ के मैं इमाम कर रहा था कि इमाम इसलिए पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको बहुत टाइम से साइडलाइन किया हुआ है, वो उस प्रैक्टिस सेशन में नहीं जो ओडीआई क्रिकेट की होती है, एवरेज उसकी बहुत तगड़ी है और यही आप जस्टिफिकेशन देते हुए आए हो। तो ये भाईजान 2 साल से खुद भी अपना सेटअप के अंदर मौजूद नहीं थे, अचानक कहां से नाम आया। चलें ये हो गया। इरफान न्याजी को आपने कब से साथ कैरी किया, लड़के ने परफॉर्म करके दिया, आपको फील्डिंग में करके दिया, बैटिंग में परफॉर्म करके दिया। जस्टिफाई कर दे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैठा हुआ कि भाई उसको सिलेक्शन कमेटी जो वहां पर बैठे हुए हैं उसको ड्रॉप किस साइड से आपने किया टीम के अंदर, यहाँ तो परफॉर्मेंस ना हो या फिटनेस का इशू हो। 7वें नंबर पे जाके वो लड़का परफॉर्म कर रहा है, 6ठे पे भी आपको परफॉर्म करके दे रहा है। उस्मान खान की बात पे आते हैं, आप उठा के शायद अफरीदी की वीडियो देख लें जो बीपीएल के अंदर उसने बात की, भी आपने भी शायद वो वीडियो देखी होगी, सब नहीं देखी होगी। उसने जिसमें वो 100 की बात कर रहा है, जो वो स्कोर कर रहा है, उसमें शायद अभी ठीक ठाक क्लास उसकी ले रहा है उस्मान खान की। यार वो प्लेयर नहीं ओडीआई क्रिकेट का, आप एक्सपेरिमेंट कर चुके। मैं सबसे माफी मांगता हूं, मैं बहुत यहां पर बैठ के बात करता था कि उस्मान खान को चाहिए चांस दे दो, लेकिन कुछ प्लेयर्स होते हैं, इसमें गलत बात नहीं है कहने की, कुछ प्लेयर्स होते हैं जो लीग क्रिकेट के टॉप क्लास के प्लेयर होते हैं, जैसे नेट की हम बात करते हैं,
लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर वो जाके नहीं परफॉर्म कर अच्छा, सकते। एक अवामी सवाल है कि ये क्या सिलेक्शन एआई के जरिए हुई या बाकायदा सिलेक्शन की गई है? क्योंकि यार एक जो मॉडल आया था, हम देखिए- एआई से सिलेक्शन कर रहे हैं। देखिए जो खास करके जो एक नाम एकदम, दो नाम मैं कहूँगा, जो दो नाम एकदम आपके आए ना अचानक के, इनको बीच में टीम का हिस्सा होना चाहिए, जिसमें आपके चाहे वो आप बात करें फ़हीम की बात कर लें, चाहे आप बात कर लें उस्मान खान की। मुझे नहीं पता वो एआई टेक्नोलॉजी थी या कोई Even खुशदिल बहुत यार, ज्यादा कोई खुशदिल की या बात। बहुत ज्यादा प्रेशर सिचुएशन की कोई टेक्नोलॉजी थी। अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या मामलात यहाँ पर हैं। चलें आप खुशदिल शाह पे आप आते हैं। खुशदिल शाह को आपने ड्रॉप किस लिए किया था? कहा था कि कंफ्यूज किया था कि टी20 का प्लेयर, या टी20 में आपने कहा ओडीआई का प्लेयर है। अभी मैं रिसेंट उसकी परफॉर्मेंस बीपीएल में बात करूं, उसने कुछ पैचेस के अंदर उसने इनिंग्स बहुत अच्छी खेली है, पैचेस की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन फिर आप कहते हो कि यार इंटरनेशनल अपना आपने खेला, आपने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है जिसमें आपने एक्सपीरियंस को लेके जाना है, आपका कॉन्फिडेंस शैटर हुआ हुआ है, आप उसको टीम में अचानक वापस लेके आते हो। जो लड़के डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, इरफान नियाजी की चले मैं बात कर रहा हूँ या दूसरे लड़कों की बात कर रहा हूँ, क्या उनकी जगह नहीं बनती? दैट मीन्स कि आप उनको एक दरवाजा खोल के फिर बंद कर रहे हो कि आपकी जगह यहाँ नहीं बनती। अच्छा, ये- उस्मान खान लास्टली, जी, जी। उस्मान खान की जगह पे बहुत से लोग मुझसे डिसएग्री करते हैं। अगर आप बात करते हो बैकअप विकेट कीपर की बात करो, मैं बैट्समैन की बात में, उस्मान खान को तोप खान नहीं जिसको आपने रखा हुआ है, हारिस उससे 100 गुना बेहतर विकेट कीपर है, उसने दिखाया भी करके आपके। जो आपकी बैकअप की बात करो, हसीबुल अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड है, आप उसको साथ कैरी नहीं कर सकते थे। सुफियान मुकीम एक प्रॉमिसिंग क्रिकेटर आपके पास मौजूद है, आपने नहीं खिलाना। यार आप करना क्या चाह रहे हो? इब्रार को मैं फिर कह रहा हूं, उसकी बात ठीक थी जो पहले बैठा हुआ था कि एक मैच में अगर मार पड़ जाती है, एक्सपोज होता है, आपके पास ऑप्शन कौन सी है कि आपने क्या करना है? पता है क्या होना है? जो मुझे लग रहा है, ट्राई नेशन सीरीज के अंदर 2-3 को हम घुटने पे खुद ही गेंद मारेंगे, जो होता है तरीकाकार, बाद में मेडिकल रिपोर्ट देंगे कि यार, ये मेडिकल बहुत- रिपोर्ट अनफिट है। ये आप बहुत बड़ी स्टेटमेंट मैं दे दे रहे रहा हूं, हैं। मैं स्टेटमेंट पता है क्यों दे रहा हूं? ये होता है, हमें करना ये पड़ता है। कोट एंड कोट है कि ये सईद कोट एंड मोहम्मद कोट अवैस ने है। कहा। आप मारोगे गेंद, ठीक है, घुटने में खुद मरवाओगे, मेडिकल रिपोर्ट दोगे, चेंज करोगे स्क्वाड। बॉल बॉयज की जगह तो नहीं जा रहे वहां से? पता चले बाउंड्री से ये मुझे लग रहा है कि इसने कोई प्लान ऐसा बनाया है क्योंकि अब ग्राउंड के अंदर तो जा नहीं सकता। एज ए नेट बॉलर रोबो आर्म लेके तो। लेकिन आप इतनी दिलचस्पी से ये एनालिसिस सुन रही थी, और जब ये स्क्वाड भी आपके सामने पहली दफ़ा आया होगा, तो मुझे यकीन है कि आपके दिल से भी एक दो आवाज़ें ज़रूर निकली होंगी। वो क्या है, वो स्क्वाड को लेकर आपका क्या इसको तस्वीर जरा है? आवाज बताए। दिल तो बंद हो गया मेरे ख्याल से। देखिए पहले तो पॉजिटिव से शुरू करती हूँ। हाँ। दो पॉजिटिव जो मुझे लगे वो ऑब्वियसली फ़खर जमान की वापसी और सऊद शकील का आना, क्योंकि आपके पास साइम अयूब नहीं है तो आपके पास एक ऐसा प्लेयर जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकें, वो एक बुरा ऑप्शन नहीं था कि आपने सऊद को इंक्लूड कर लिया। पर जो तकलीफ़ नज़र आ रही है आपको पैनलिस्ट की भी बात सुन के, अवैस की भी बात सुन के, वो ज़रूर हुई है, क्योंकि टाइम एंड टाइम अगेन कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है, आप जो अपने करंट लॉट के प्लेयर्स होते हैं जिन पे आपने इन्वेस्ट किया होता है, उनको आप एकदम से ड्रॉप करते हैं। जब आप ऐसे किसी को ड्रॉप करते हैं तो आप उसका स्पिरिट तोड़ देते हैं। इरफान खान नियाजी एक स्पिरिटेड प्लेयर नज़र आए, आमिर जमाल में एक फाइटिंग स्पिरिट नज़र आती है, आप वो क्यों तोड़ रहे हैं? अगर आपने उनको नहीं खिलाना था भाई, आप उनको मत रखते 2 साल से टीम के साथ या 1.5 साल से टीम के साथ, पर आप किसी का स्पिरिट ही ख़राब कर देते और हम कर चुके, उस्मान कादिर के साथ भी हमने यही आपने। तो इरफान खान नियाजी को अगर आप देखें, फिटनेस उनकी आउटस्टैंडिंग है, फील्डिंग उनकी आउटस्टैंडिंग है, स्ट्राइक रेट उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, हर लिहाज से वो अपने आप को इम्प्रूव करते नजर है। जब शुरू में आए थे मैं भी स्केप्टिकल थी कि अच्छा क्या क्या है, लेकिन जैसे जैसे उनको देखा उन्होंने हर सीरीज़ पे इम्प्रूव किया है। तो जो बंदा इम्प्रूव कर रहा है, जिसकी ट्रेजेक्टरी ऊपर जा रही है, समझ से बाहर है। अगर आपको मीडियम पेस ऑलराउंडर रखना था तो इस वक्त आमिर जमाल से बेहतर कोई भी नहीं था, ख़ासतौर पर लॉन्गर फॉर्मेट में जहाँ पर आपको बैटिंग की भी ज़रूरत अच्छी खासी पड़ेगी। फ़हीम ऊपर वैसे ही लेफ्ट हैंडर्स आपके पास काफ़ी हो जाएंगे। फ़हीम अशरफ कहाँ से आ जाते हैं, कुछ समझ नहीं आती। जब कोई इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट आता है, मैं अगेन वही बात करूँगी, ठीक है प्लेयर अच्छे होंगे, पर इस वक्त अगर वो परफॉर्म कर भी दें आके, तो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर आप एग्जाम्पल अच्छी सेट नहीं कर रहे। आप या तो पहले 2 साल से गलतियाँ कर रहे हैं कि उनको बाहर रख दिया, लेकिन आप मैसेज क्या दे रहे हैं बाकी प्लेयर्स को? और जहाँ तक स्पिनर की बात है, अबरार की भी खाली बॉलिंग की बात करें, वनडे क्रिकेट में आपको एक पैकेज चाहिए, आपको एक फील्डर इतना इंपॉर्टेंट है। फील्ड इब्रार अनफॉर्चुनेटली स्टिल इज़ अ वेरी वीक फील्डर। आप 50 ओवर एक ही स्पिनर लेके जा रहे हैं और उसकी फील्डिंग टॉप नॉच नहीं है। जब आप शादाब को सोचते हैं, जब आप सलमान अली आगा को सोचते हैं, तो आपको पता चलता है कि एक पैकेज है, बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं। तो आप एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर लेके जा रहे हैं जिसका आपको ये भी इशू होगा कि फील्ड में भी आपको छुपाना पड़ेगा 50 ओवर के लिए। तो इतना आसान नहीं है कि आप उसी को लेके जाएं। खुशदिल शाह ठीक है, शायद स्लो विकेटों पे वो आपके काम आ जाए,
पर वही बात है कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस के लिए आप एक आध प्लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं समझती हूँ इस बात को। फिर वही बात है उस्मान खान की। सो ऐसा स्क्वाड किया है कि लिटरली दिमाग दंग रह गया कि आप पहले क्या कर रहे थे 4-5 महीने, और फिर आप क्यों ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आपने जीत के और सब कुछ वनडे में अच्छी परफॉर्मेंस के बाद आप इतनी चेंजेस कर रहे हैं, उन लोगों को लेके आ रहे हैं जिनका वनडे का एक्सपीरियंस ही नहीं है। उस्मान खान का डेब्यू है, बाकी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने 15-15 मैच किसी ने खेले हुए हैं, कोई 2-2 3-3 साल से स्क्वाड से बाहर है। तो ये पैनिक बटन क्यों दबा दिया है, ये मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर अच्छा है। सवाल ये भी है कि इसको ओन कौन करेगा, जैसा कि मैंने खुरम से कोई भी पूछा, ओन नहीं कप्तान करेगा। ओन करेगा, कोच ओन वो जो करेगा, आपको कौन करेगा? मैंने अपना फेवरेट कोट बताया वो ना वही है, सक्सेस इज मेनी फादर्स फेलियर्स इन ऑर्फन। इधर तुक्का लग गया तो सब ओन करेंगे, नहीं लगेगा तो एक दूसरे पर डालेंगे। पर इधर मैं कहती हूँ आप जीत भी जाएं कल को चैंपियंस ट्रॉफी, आप एग्जाम्पल सही सेट नहीं करे। कहाँ से आप ये जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है उसके ऊपर सिलेक्शन करेंगे? अब मतलब 20 ओवर की क्रिकेट के ऊपर अपनी एलीट क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की आप सिलेक्शन करेंगे? तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आपका जो क्या क्यों कराए थे फिर आपने ये वनडे कप और ये सारे जो टूर्स कराए थे ऑस्ट्रेलिया के और बाकी टूर्स पे क्यों कराए थे, जिसमें जो लोगों ने उसमें परफॉर्म किया उनको आपने बाहर निकाल दिया? सो मतलब अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है सारा ध्यान स्टेडियम्स पे ही था, इधर तो किसी का ध्यान ही नहीं था। अच्छा खुरम साहब, आप उस सेटअप के अंदर भी मौजूद रहे हैं, तो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि सिलेक्शन को कौन करेगा? मतलब अगर वो कल को टूर्नामेंट में कुछ भी होता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी किसने लेनी है? देखें, सना ने बहुत अच्छा कोट दिया है कि देखें जब जीतते हैं तो हर बंदा ओन कर रहा होता है, जब हारते हैं तो कोई बंदा ओन नहीं करता। हालांकि आपको पता है कि इस सेटअप के अंदर डिफरेंट सिलेक्शन कमेटीज़ को एम्पावर भी किया गया, जिसके अंदर हेड कोच को भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाया गया, कप्तान को भी गया, वो भी फार्मूला सक्सेसफुल नहीं रहा, फिर दूसरी सिलेक्शन कमेटी बनी। और देखें इसके अंदर ये है कि जिस तरह से हमारे जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं उनको सबसे ज़्यादा आपको चांस देना चाहिए था। और जो थ्रू आउट द सीरीज़ आप देखें, आपके डोमेस्टिक के अंदर, आपके 4 डे के अंदर, 1 डे में, T20 में परफॉर्म करते आ रहे हैं। और इस तरह की जो सरप्राइज़ जो एंट्रीज़ होती हैं तो हमेशा से वो अलार्मिंग कॉल होती हैं। और जिस नो डाउट देखें आमिर जमाल रिसेंट अगर उसकी परफॉर्मेंस देखें फ्रेंचाइज क्रिकेट में, PSL में भी उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया। फिर जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीरीज़ हुई टेस्ट क्रिकेट की, टोटली आउटस्टैंडिंग उसकी परफॉर्मेंस रही। फिर वनडे क्रिकेट में भी स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। और इस तरह के जो प्लेयर्स होते हैं जब वो ग्रूम हो रहे हैं, आपको काफ़ी अरसे के बाद एक अब्दुल रज़ाक और अज़हर महमूद की हल्की सी उनके अंदर आपको झलक नजर आई थी। ये जितने भी नाम इस वक्त टीम के अंदर मौजूद हैं और इनके अलावा भी कुछ नाम है, अभी हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक पहली बार एक कैंप लगाया जिसमें आपने वो स्ट्राइक फोर्स ये कितना फ़ायदेमंद है पाकिस्तान क्रिकेट? देखें मॉडर्न डे के हवाले से आपको पता है कि स्पेशली काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट आ गया पावर हिटिंग का। और T20 हो, आपकी 50 ओवर क्रिकेट हो, और शुरू के ओवर्स में जाके आपको पता है कि एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी होती है, इन द डेप्थ ओवर भी काफ़ी ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है कि पावर हिटिंग की। तो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको पता है कि अच्छे स्ट्राइकर्स मौजूद हैं, तो उनको पॉलिश करने की ज़रूरत थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक अच्छी इनिशिएटिव है, स्पेशली देखें अब्दुल रज़ाक के अंडर दी अम्ब्रेला। और आपको पता है कि जिस तरह से अब्दुल रज़ाक इज़ नोन फॉर हार्ड हिटिंग बैट्समैन रहे, आखिर में जाके फिनिश करते थे, उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स भी हैं, तो उनकी कमांड में कैंप होना और ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन खुरम, जो ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनको फिर आपने वो यूज़ ही नंबर 6-7 या जिनका काम है कि आकर वो मैच की सिचुएशन बदल दें, उनका फिर मवाजना आपने कैसे करना है? क्योंकि हाल ही में अब क्योंकि हम ये सारी सिलेक्शन की भी बात करें, इसी तरह इफ्तिखार अहमद भी थे, आसिफ अली भी थे, बहुत से ऐसे प्लेयर्स थे, लेकिन उनको हमने सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स रेट किया। अब अगर आप उनके नंबर्स देखते हैं, वो आकर आपको 4 गेंदों पर 2 छक्के मार के मैच तो जिता देंगे, लेकिन ना उनकी एवरेज होगी, ना उनके कोई इतने ज़्यादा रन होंगे, और वो फिर हमारे लिए उनको डिस्कार्ड करना बड़ा ईजी है पाकिस्तान में। देखिए स्पेशली मैं एक प्लेयर को, इंटरनेशनल प्लेयर हैं हार्दिक पांड्या, उसको मैं ज़रूर कोट करना चाहूँगा। और जिस तरह से आप वो देखते हैं कि स्पेशली मिडिल ओवर्स में भी आते हैं, डेप्थ ओवर में भी आते हैं, टोटली मैच का सिनेरियो चेंज कर देते हैं। और जब ब्रेक थ्रू देने की ज़रूरत होती है तो बॉलिंग आके करते हैं, टोटली ब्रेक थ्रू भी देते हैं। फिर स्पेशली फील्डर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। और रिसेंटली जो USA में आपने देखा है वर्ल्ड कप हुआ, और उनकी पावर हिटिंग जो थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। IPL के अंदर भी, या फिर इंडिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा उनके अंडर सक्सेस भी हैं। तो इस तरह के प्लेयर्स जो है ना प्रोड्यूस होने चाहिए, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर भी। और देखिए मॉडर्न नीड ऑफ टाइम भी है, खासकर आपकी वाइट बॉल क्रिकेट में, T20 के अंदर। और क्योंकि T20 हो या आपका 50 ओवर का, इसके अंदर 2 से 3 ओवर जो है टोटली मैच का सिनेरियो चेंज कर देते हैं, अगर अच्छे ओवर्स में जाके आप हिटिंग करते हैं। अच्छा, ये बड़ा अच्छा नाम वैसे उन्होंने लिया है, क्योंकि अगर मैं भी सोचता हूँ मॉडर्न डे क्रिकेट में ऑलराउंडर,
तो हार्दिक पांड्या उसमें फिट होते हैं। हमारे पास कोई ऐसा ऑलराउंडर नहीं हमने डेवलप किया अभी तक। भाई आप कैसे डेवलप करेंगे? मैं विकेट्स पे फिर चले आ जाता हूँ। आपकी विकेट्स की हर साल चेंज, अपना सरफेस ही चेंज हो जाती है। आप उठा के टेस्ट क्रिकेट की आप बात करते हो, या चले वो क्रिकेट ही डिफरेंट है ना, वैसे आपसे एक बात करूँ कि डोमेस्टिक में आप कभी बैटिंग ट्रैक बना लेते हो, कभी आप बैटिंग ट्रैक को ख़त्म करके आप अपना ग्रास छोड़ देते हो, जो आपके आउट स्विंगर्स हैं, जो मीडियम पेसर्स हैं, वो आपको यहाँ पर आउट करके दे रहे हैं। मसला मेरे लिए कैंप्स आपके बहुत ज़्यादा लगे हैं। लास्ट टाइम भी आपको याद हो, टॉल फास्ट बॉलिंग का कैंप लगता है, स्पिनर्स का कैंप लगता है, विकेट कीपर का लगता है, लेकिन कैंप से आपने उसको यूटिलाइज करना है टीम के अंदर। जब तक वो मैचेस नहीं खेलेगा, जब तक उसको वो एक होता है ना कि पोजीशन नहीं मिलेगी, वो परफॉर्म करके अपने आप को एक्सेल कैसे करेगा? इनको आपको एक्सेल भी करवाना है। लेकिन जो सूरत हाल फिर जब मैं पाकिस्तान नेशनल टीम की देखता हूँ ना, सिलेक्शन की जो सूरत हाल अब बनी है, तो जो लड़का पाकिस्तान टीम की डोरवे को देख रहा होता है वो फिर हट जाता है इस चीज से। उसको पता है कि भाई ये तो होना है बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर, मैं परफॉर्म करके भी दे रहा हूँ। लेकिन जो अभी सिलेक्शन से अगर हट के मैं देखूं, जो विकेट्स के भी मामलात हैं पाकिस्तान के अंदर, डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, हर साल आप उसको चेंज कर देते हो, बॉल्स चेंज हो जाती हैं। तो मुझे बताया ना कि पावर हिटर आप कैसे प्रोड्यूस करोगे? पावर हिटर को फिर सबसे बड़ी चीज, अगर उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट जोन सा है, अगर उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि 30 गेंदों में 100 कर रहा है, 40 कर रहा है, जब आप क्लब क्रिकेट या उसके अंदर आते हो ना, तो एक मैच में तो खुश होता है कोच, अगले मैच में उसको कहता है थोड़ा नीचे खेलो, तो ताकि तुम ज्यादा लंबी क्रिकेट खेलोगे। तो इस चीज को माइंडसेट को चेंज करना है। बिल्कुल, वैसे आपका बहुत शुक्रिया। हमने तो आपकी माफी कबूल कर ली है, लेकिन अवाम करती है कि नहीं, ये तो उन्होंने फैसला करना सोशल है। मीडिया पता लग रहा है। हाँ, ये उसको बड़े कमेंट्स आए हैं, मैं इनको मेंशन करने लगा हूं, लेकिन जाने से पहले ये जरूर मेंशन करना है, आप तमाम लोग जो प्रोग्राम का हिस्सा बने फेसबुक लाइव के जरिए, आपको मेंशन करना ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले अकील राना हैं, अंसा अकील हैं, और हारून जहांजेब थे, साहिब गुल मकसूद खान, हैदर खान होती, वसीम आरिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम को मुलाहिजा कर रहे थे। और ख़ास तौर पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज आया है कि वैष्णवी शर्मा इज़ फ्रॉम माई सिटी ग्वालियर वेयर सचिन तेंदुलकर हिट हिज 200। रवि परिहार जो हैं वो ये कह रहे हैं, तो शानदार मेरे ख्याल से। तो आपको बहुत मुबारक हो रवि, एंड डेफिनेटली आई थिंक अनदर फैंटास्टिक प्लेयर इन द मेकिंग फ्रॉम योर सिटी एज वेल। तो आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो फेसबुक लाइव के जरिए प्रोग्राम मुलाहिजा फरमा रहे थे। थैंक यू वेरी मच सना मीर, थैंक यू सैयद मोहम्मद अवैस खुरम साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।